नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। इजराइल की राह के रोड़े का हटना और ईरान का चक्रव्यूह टूटना दुश्मनी की एक नई बिसात तैयार कर रही है, जहां ऐसे समीकरण तैयार किए जा रहे हैं जिसमें अपमान का बदला है, प्रतिशोध की ज्वाला है और खुद को महफूज रखने के लिए विध्वंस का दाव। खबर है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के फिराक में है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए यह सही समय है। इजरायल के सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में हैं, यानी इजरायल ने ईरान के लिए डेडली प्लान तैयार कर लिया है। सीरिया से उठती चिंगारी किसी के लिए हाथ सेकने की वजह बन गई तो किसी के लिए चिंगारी सबसे बड़े खतरे का अलर्ट दे रही। खतरे का ये सिग्नल ईरान की दहलीज तक पहुंचता दिख रहा है। दरअसल इसराइल की राह के रोड़े एक एक कर खत्म हो रहे हैं और अब इसराइल के सामने उसका जानी दुश्मन ईरान है। गजा, लेबनान में तबाही मचाने के बाद इसराइली ईरान पर बड़ी कार्रवाई की फिराक में है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ये सही समय है। आईडीएफ के अधिकारियों का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान अकेला पड़ गया है। ऐसे में वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, साथ ही अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। सीरिया ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आता है और हमास और हिजबुल्लाह और हुती वो भी उसी के पार्ट है। कुछ हद तक इराक भी माना जाता है उसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट। लेकिन इजराइल ने अपने आप को, देखिए, हमास के खिलाफ लड़ाई अभी चली रही है और डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से वहां पे कोई सीज फायर हो। हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई हुई, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ आज की डेट में जैसी भी है सीज फायर चल रही है। सीरिया के अंदर अचानक ये जो डेवलपमेंट्स हुए उसके चलते इजराइल ने अपनी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है, गोलन हाइट्स में पूरा कब्जा कर लिया है। तो और जो वहां की सीरिया की मेजर जो वहां की आर्मी या नेवी है उस सबको खत्म कर दिया है। तो ये इजराइल के लिए बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा मिलिटरली है। सिक्योरिटी वाइज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में जो कौन सी गवर्नमेंट कल आती है सीरिया के अंदर, कितना स्टेबल सीरिया रहता है, उसके ऊपर भी इजराइल की सिक्योरिटी डिपेंडेंट रहेगी। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देना चाहता। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार डेवलप कर लेता है तो उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। यही वजह है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। मैंने कहा कि इजराइल जो है आज की डेट में रीजन में एक सिंगल न्यूक्लियर पावर है। हालांकि एनपीटी साइन नहीं किया, उन्होंने डिक्लेयर किया। तो उसकी वजह से ईरान इसी की वजह से न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, ताकि वो ईरान को काउंटर करे और उसको किसी भी तरह से ईरान और इजराइल और अमेरिका रोकना चाहते हैं। और एक बार तो मिडिल ईस्ट वेपन्स फ्री जोन की बात भी हुई थी। तो मेरा मानना यह है कि वो क्लेंडस्टाइन या जैसे मोसाद या उनके एजेंट्स ने कई बार ऐसे अटैक किए हैं ईरान की फैसिलिटीज के ऊपर में, ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पीछे चला जाए या लेट हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम मौजूद है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान रूस और ईरान के बीच सीक्रेट डील हुई। सीक्रेट डील के तहत रूस ने ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक साझा की, तो बदले में ईरान ने रूस को हथियार दिए। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, यानी ईरान ने रूस की मदद से परमाणु बम बना लिया है या फिर बम बनाने के आखिरी चरण में है। वहीं ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह नागरिक उद्देश्यों के लिए है और उसने परमाणु हथियारों का विकास करने से इनकार किया है। तो इजराइल और ईरान दोनों के बीच की जो दुश्मनी है वो 1989 से शुरू हुई है
और दोनों तरफ फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, दोनों तरफ हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स है रीजन की। वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये मिलता है। इजराइल चूंकि एक न्यूक्लियर पावर है और ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है या बन गया है, तो उसकी वजह से भी दोनों के बीच में एक बड़ी दुश्मनी है। तीसरा, अमेरिका जो है पूरी तरह से सपोर्ट करता है और ईरान ये नहीं चाहता है, और अमेरिका सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करता है पूरे रीजन के अंदर में सबसे पहले। तो ईरान जो है इसलिए अमेरिका को भी नहीं चाहता है कि वो उस रीजन में आए, और वो चाहता है कि रीजनल सॉल्यूशंस रीजन की तरफ से हो, लेकिन उसमें इजराइल का कोई हिस्सा नहीं है। ईरान पश्चिम एशिया में ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता है जो पूरे इलाके में शक्ति संतुलन बनाए रखता है। यानी पश्चिम के सहयोगी सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की के दबदबे को ईरान चुनौती देता रहा है। ऐसे में ईरान और इजराइल के टेंशन के बीच युद्ध जैसे हालात में कौन किसके साथ होगा, ये भी समझने की जरूरत है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी के पश्चिमी देश हर हाल में इजराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन क्या अरब देशों के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या अरब देश ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? तो इसका हल्का सा इशारा GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के स्टैंड से दिखा था। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, UAE और खाड़ी के 6 देशों को मिलाकर बनाए गए GCC ने लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक का विरोध करते हुए लेबनान की आजादी का समर्थन तो किया, लेकिन GCC किसी भी सूरत में इजराइल के खिलाफ सीधे जंग में शामिल नहीं होना चाहता। असल में मसला ये है कि फिलिस्तीन का समर्थन करना अरब देशों की मजबूरी है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए एक बेहद जज्बाती मुद्दा है। फिलिस्तीन पर जब भी कोई आंच आती है, अरब देश के लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में हुक्मरान अपने ही लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अरब देश ये कतई नहीं चाहते कि ईरान पर इजराइल हमला करे और जंग छिड़े। ऐसी सूरत में इस जंग की आंच से अरब देश भी बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा अरब देशों को एक डर और भी है। उन्हें लगता है अगर इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो फिर ऐसे में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और भी आक्रामक हो जाएगा। इजराइल से जंग की सूरत में ईरान दुनिया के सामने ये दलील दे सकता है कि उसे इजराइल से खतरा है। ऐसे में उसे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए दुनिया को किसी और तरह की सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी, जबकि अरब देश ये कतई नहीं चाहते कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर बने। इससे खाड़ी में पावर यानी शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर दो देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वॉर लड़ते रहे। लेकिन ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। साल 1948 तुर्की के साथ ईरान दूसरा मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी। साल 1968 ईरान और इजराइल के बीच तेल को लेकर समझौता हुआ। ईरान से लेकर इजराइल तक तेल की पाइपलाइन शुरू हुई। दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी रिश्ता मजबूत हुआ। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, नई सत्ता आई और यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नई सत्ता आने के बाद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते खत्म हो गए। साल 1982 फिलिस्तीन और इजराइल विवाद के बीच हमास का गठन हुआ। ईरान ने हमास का समर्थन करके इजराइल से सीधी दुश्मनी मोल ली और यहीं से इजराइल के खिलाफ ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए युद्ध छेड़ दिया। साल 2023 हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के खिलाफ तमाम आतंकी संगठन को मदद की, हथियार सप्लाई किए। साल 2024 पहले ईरानी दूतावास पर हमला, फिर हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ गई। करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से चले गृह युद्ध में सीरिया खंडहर हो चुका है। अब तो असद सरकार की भी विदाई हो गई है। ऊपर से इजराइल और तुर्की की सेना लगातार हमले कर रही है और उनके सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। अब तक इजराइल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर सीरिया ने ईरान का साथ दिया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजरायली हमले जारी हैं।
इजराइल ने करीब 500 एयर स्ट्राइक कर बशर अल असद की थल सेना, नौसेना और वायु सेना की ताकत को करीब करीब खत्म कर दिया है। इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। अब तक इजराइल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। हमलों में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार भी इजरायली हमले में खाक हो चुके हैं। 7 और 8 दिसंबर को इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए थे। इजराइल ने सीरिया के लटाविया में 9 सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। सीरिया पर हमले से सिर्फ सीरिया को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, इस हमले की आंच से ईरान भी तप रहा है। कहा कि ईरान के लिए सीरिया बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो असाद को पूरी तरह सपोर्ट करते थे, डायरेक्टली भी और हिजबुल्लाह के थ्रू, उनकी अपनी IRGC के थ्रू, और वहां से कनेक्टिविटी थी उनकी, पूरे आर्म्स एमुनिशन हिजबुल्लाह को भेज सकते थे, उससे लेबनान को कंट्रोल कर सकते थे, जो कि और हमास को पहुंचा सकते थे, इराक के पास पहुंचा सकते थे कनेक्टिविटी। और उससे क्या होता था कि इजराइल के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर बना हुआ था। हमने देखा है कि अक्टूबर 7 में जब टेरर अटैक हुए थे, तो उसके बाद अक्टूबर 8 से ही हिजबुल्लाह जो है नॉर्दर्न इजराइल में अटैक करते रहा है लगातार, और उसको इजराइल को काफी हद तक कंटेन किया उन्होंने। लेकिन इससे अब ये ना हिजबुल्लाह एक पावर में रहेगा, उसको सपोर्ट रसद नहीं जा सकती है, तो एक मेजर इंस्ट्रूमेंट जो उसकी पावर प्रोजेक्शन का है ईरान का, वो खत्म हो गया। दूसरा, सीरिया के अंदर जो पैसेज था, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी थी, वो खत्म हो गई। तो ये समस्याएं जो हैं। पश्चिम एशिया का देश सीरिया इन दिनों सुर्खियों में सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है, बल्कि इसलिए भी है कि अब सीरिया की स्थिति अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों से लेकर उनके धुर विरोधी रूस और ईरान के लिए भी विस्फोटक हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक और सीरिया पर उन विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है जिनके रिश्ते ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से माने जाते हैं। तो इसके जरिए पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिकी दबदबे को कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं अगर हालात बदले तो इस इलाके में ईरान और रूस के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। भूमध्य सागर के किनारे बसे सीरिया की उत्तरी सीमा तुर्की से लगती है, तो पूर्व और दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा ईरान से सटी है। वहीं दक्षिण में सीरिया, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन से सटा हुआ है। अब आपको अलग अलग ये बता दें कि इजराइल, अमेरिका, ईरान और तुर्की के लिए किस तरह से सीरिया की स्थिति अहम है, और इनमें से कोई भी देश आखिर क्यों नहीं चाहता कि सीरिया की सत्ता किसी एक पक्ष की ओर न झुके। दरअसल इजराइल चाहता है कि वो सीरिया पर नकेल कसकर ईरान के मंसूबों को कामयाब न होने दे। ईरान से सीरिया होकर ही लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों को हथियार मिलते रहे, तो इजराइल सीरिया पर दबाव बढ़ाकर हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की सप्लाई लाइन काटना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया पर लगातार हमले करके दबाव बनाना जारी रखा है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं कि सीरिया के सहारे ईरान के असर को कम कर दिया जाए और इस्लामी आतंकवाद को सिर उठाने से रोका जाए। सीरिया के कमजोर होने से ईरान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान सरकार बशर अल असद का समर्थन करती रहती है। सीरिया में मौजूद हथियारों के भंडार आतंकवादियों तक पहुंचने का खतरा है। माना जाता है कि सीरिया के पास केमिकल हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। साथ ही ईरान भी सीरिया के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। सीरिया से रूस को खदेड़ना भी अमेरिका का बड़ा लक्ष्य है, जिसमें वो असद सरकार के पतन के बाद कामयाब हो सकता है, बशर्ते वहाँ की नई सरकार उसके काबू में रहे। सीरिया में रूस के कई सैन्य अड्डे हैं, जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है। सीरिया की सत्ता में बदलाव तुर्की के लिए भी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की को इससे कई फायदे हो सकते हैं। तुर्की सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन करता रहा है। असद सरकार जाने के बाद तुर्की को अब पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द अलगाववादियों पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तुर्की अब सीरिया की आपदा में अवसर भी देख रहा है। सीरिया की नई सरकार के साथ अच्छे रिश्तों से तुर्की को वहां पुनर्निर्माण और व्यापार बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा।
वहीं तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के कारण सीरिया के घटनाक्रम को देखते हुए भारत को भी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि तुर्की की मदद और शह से सीरिया से आतंकवादियों का निर्यात पाकिस्तान में हो सकता है, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीरिया के मुश्किल हालात से भारतीयों को सुरक्षित निकालकर वतन वापसी कराई जा रही है। पश्चिमी एशिया में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सीरिया से 77 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत लौटने की इच्छा जताई थी। वहीं दूसरे भारतीय नागरिक जो वहां स्थायी रूप से रह रहे हैं, अगर वे लौटना चाहें तो उनकी वापसी में भी सरकार मदद करेगी। 77 people, they were evacuated through Lebanon, where our embassy in Lebanon and an embassy in Syria coordinated very closely. We brought them by road. Thereafter, the Indian embassy in Lebanon facilitated their immigration. The immigration at the border was long and there are a lot of people, so it was quite an exercise. And then we took care of their boarding and lodging, made arrangements for their stay. Of these 77, you would have seen in our press release also, 44 of them were on pilgrimage to several sites in the region. They have left Beirut for other places, and the rest of the 30-odd people, they have either returned, are traveling even as we speak, or would be landing in India tomorrow. सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के साथ ही उस देश का झंडा भी बदल गया। विद्रोहियों ने सीरिया का 44 साल पुराना झंडा बदल दिया। दिल्ली में स्थित सीरिया के दूतावास ने भी अपना पुराना झंडा निकालकर अब विद्रोहियों का झंडा लगा दिया है। कैसा है ये झंडा, बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। सीरिया में तख्ता पलट के बाद सीरिया के राष्ट्रीय चिन्ह भी बदल गए हैं और सबसे अहम है वहां का झंडा, जिसे रेबल्स ने बदल दिया है। आप नई दिल्ली में सीरिया की एम्बेसी पर इस झंडे की पहली तस्वीरें देख रहे हैं, जिसे अब आधिकारिक तौर पर इस एम्बेसी पर लगा दिया गया है। ये झंडा पहले के झंडे से अलग है, इसके रंग अलग हैं। इसमें हरे रंग को सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि काला रंग नीचे है, और जो सितारे पहले 2 हुआ करते थे, अब इसमें 3 सितारे लगा दिए गए हैं। यानी कि जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और सीरिया में रजीम चेंज हुआ, उसके बाद रेबल्स यानी विद्रोहियों ने एक नया झंडा, एक नई पहचान सीरिया को दी है, और अब वो भारत में भी आधिकारिक तौर पर सीरिया की एम्बेसी पर लगा दिया गया है। तो ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये कलर स्कीम है सीरिया के झंडे की, नए ध्वज की, सीरिया की नई पहचान की। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।